हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 3 है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो बच्चों, हम जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ है, यानी हमारी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका निर्माण छोटे कणों से ना हुआ हो। अगर पदार्थ जीवित है तो उसका निर्माण असंख्य कोशिकाओं से हुआ है, और अगर पदार्थ सजीव नहीं है तो उसका निर्माण छोटे छोटे कणों से, जिसे कि परमाणु कहा जाता है, तो परमाणुओं से उसका निर्माण हुआ है। तो प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे समान रासायनिक प्रकृति वाले कणों से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक पदार्थ के जितने भी कण होते हैं तो सभी कण रासायनिक गुणों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। छोटे छोटे कण बड़ा कण बनाते हैं और बड़े कण मिलके परमाणु कोई भी पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि परमाणु किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे परमाणु कहा जाता है। यानी कोई भी पदार्थ है जिसका सबसे छोटा कण या सबसे छोटा भाग जिसको कि हम और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं तो उसको परमाणु कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। तो बच्चों, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, और अणु मिलके कोई भी द्रव्य यानी पदार्थ, जैसे द्रव्य गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस पदार्थ है उसको भी हम द्रव्य कह सकते हैं, और जो द्रव पदार्थ है उसको भी एक कॉमन भाषा में द्रव्य कह सकते हैं, या जो गैसीय पदार्थ है उसको भी हम द्रव्य कह सकते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु को हम रासायनिक क्रिया द्वारा या अन्य किसी भी क्रिया के द्वारा अन्य छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, जो कि पदार्थ के लिए आधारभूत रचना होती है। यानी इन्हीं परमाणुओं से मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी इन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद में जो परमाणु के बारे में जो निष्कर्ष निकाले थे, तो अभी हम उनका अध्ययन कर रहे हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में अपने कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए थे। तो पहला इन्होंने दिया था कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो पहले तो प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अब जो परमाणु की संरचना होती है वो कैसी होती है? तो परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके अति सूक्ष्म कणों के बारे में हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर एक परमाणु का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये परमाणु की संरचना यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रत्येक परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं। वो होते हैं प्रोटॉन, जिस पर धनावेश होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, जिस पर जो उदासीन होता है, ना जिस पर धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, और तीसरा इसका कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो बच्चों, ये संरचना देखिए, यहाँ पर हमने कार्बन परमाणु की संरचना दी हुई है। तो यहाँ सबसे अंदर वाला भाग इसका आप देखेंगे तो ये इसका ही नाभिक है। किसी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, किसी परमाणु के केंद्र का भाग होता है, वह उसका नाभिक कहलाता है। तो किसी भी परमाणु का नाभिक सबसे शक्तिशाली कण होता है। यानी परमाणु की समस्त ऊर्जा
उसके नाभिक में ही विद्यमान होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर सबसे शक्तिशाली कण जो है प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में दो प्रकार के अपरमाणु कण पाए जाते हैं। एक तो प्रोटॉन होता है जिस पर धनावेश होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, या इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन होता है, यानी इस पर ना तो धनावेश होता है ना ही इस पर ऋण आवेश होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं हमने यहाँ कार्बन की संरचना दी हुई है। कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? ये आप देख सकते हो नाभिक के बाहर एक कक्षाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाएं भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उस परमाणु की कक्षाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब अपने अपने कक्षाओं में वितरित रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक कक्ष के लिए निश्चित होती है। जैसे केंद्र के पास वाला जो कक्ष है या गोला है वह के कक्ष कहलाता है, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और के कक्ष के बाद में आता है एल कक्ष, ठीक है। तो एल कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, के कक्ष में 2 हो सकते हैं, एल कक्ष में अधिकतर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ कार्बन परमाणु की संरचना दी हुई है। कार्बन का संकेत है C, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कुल 6। इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्ष में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे। तो के कक्ष में आप देख सकते हो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन एक कहाँ के हैं? एक के कक्ष के हैं, और बाकी के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए के कक्ष में, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैसे आगे वाली कक्ष में पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक कक्ष पूरा हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो उससे अगले वाली कक्ष में पहुंच जाते हैं या स्थापित रहते हैं। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? एक कक्ष है, और इसके बाद में एल कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कार्बन के जो परमाणु है तो परमाणु कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें के कक्ष में 2 हैं और एल कक्ष में 4 हैं। तो ये सभी जो है नाभिक के चारों ओर परिक्रमा ये नाभिक की करते रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। तो परमाणु के जो कण हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से। अब तीसरा हम देख रहे हैं कि परमाणु कैसा होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को हम और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो परमाणु है। अब हम किसी भी क्रिया द्वारा परमाणु को और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। और तीसरा पॉइंट बच्चों आप देख रहे हो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण दूसरे तत्व के परमाणु के रासायनिक गुणों से अलग होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सब अपने अपने गुणों में अलग होता है। सोना अलग होता है, चांदी अलग होती है, ईंट अलग होता है, लोहा अलग होता है। इस तरह से सभी के परमाणु, एक तत्व के परमाणु रासायनिक गुणों में एक समान होते हैं। इसी प्रकार दूसरे तत्व के परमाणु रासायनिक गुणों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु रासायनिक गुणों में एक दूसरे तत्व से अलग अलग होते हैं, यानी सभी पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न
होते हैं, ठीक है। और अगला इसी के में हम कह सकते हैं कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, यानी एक तत्व में जितने परमाणु हैं, एक ही तत्व के जितने परमाणु हैं तो उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और उनके द्रव्यमान समान होते हैं। यहाँ बच्चों हम आपको बता दें कि एक परमाणु के जो तत्व होते हैं वो या तो समस्थानिक कहलाते हैं या समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो समस्थानिक किसे कहा जाता है, यानी मान लो एक चाक है, चाक को हमने बारीक पाउडर कर दिया तो उसके जितने भी कण हैं वो उसके परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के जितने परमाणु होते हैं अगर उनकी परमाणु संख्या समान होती है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, और अगर उनका परमाणु द्रव्यमान संख्या, अगर उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है तो उनको समभारिक कहा जाता है। तो इस तरह से एक तत्व के सभी परमाणु या तो परमाणु क्रमांक में समान होते हैं या द्रव्यमान में एक समान होते हैं। तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान है तो उनको समस्थानिक कहा जाता है, और अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो उनको समभारिक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब इसमें एक बात और है जो कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में स्पष्ट की थी कि जो द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, वह द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है उसको ना तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परमाणु को सृजित किया जा सकता है और ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परमाणु का विनाश किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणु किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि परमाणुओं का आकार होता कैसा है। अभी तो हमने उसकी रासायनिक संरचना पढ़ ली, एक गुण पढ़ लिए। अब परमाणु होते कैसे हैं, तो बच्चों परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको आँखों से नहीं देख सकते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि क्या है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अस्तित्व तो होता है लेकिन एक एक परमाणु अलग अलग अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। जब बहुत से परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तब हम उनके आकार को देख सकते हैं, उनके अस्तित्व को हम देख सकते हैं। तो परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है जिसको कि हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना या तुलना करें तो जब हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे, लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे तो वह कैसे हो पाएंगे, कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत के रूप में आ पाते हैं। यानी लाखों परमाणु कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत की मोटाई के समान इनका आकार होता है। यानी लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते जाते हैं तो इनकी जितनी मोटाई होगी वो कागज़ की एक शीट की मोटाई के बराबर होती है। तो यानी परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अब बच्चों हम आते हैं कि परमाणुओं के प्रतीक क्या है। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। अब सबके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु या नाइट्रोजन का परमाणु या ऑक्सीजन का परमाणु या एल्यूमिनियम का परमाणु या क्लोरीन का परमाणु। ऐसे सभी पदार्थों के नाम अलग अलग होते हैं, उनके परमाणु अलग अलग होते हैं। तो बच्चों प्रत्येक परमाणु के लिए जो संकेत होता है, ठीक है, परमाणु का नाम लिखने में, जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या हमें लिखना है कैल्शियम लिखना है या एल्यूमिनियम लिखना है, तो
इनके लिए एक संकेत पद्धति अपनाई जाती है जिसमें प्रत्येक नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में ए कैपिटल में आएगा और एल स्मॉल में आएगा। और मान लो ऐसा परमाणु है जो दो तत्वों से मिलकर बना है या दो कणों से मिलकर बना है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसमें दो तत्व हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, कार्बन भी हम कैपिटल में लिखेंगे और ऑक्सीजन भी हम कैपिटल में लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, C और O, इस तरह से दोनों ये कैपिटल में जाते हैं। और अगर एक ही शब्द का है वो परमाणु तो केवल पहला, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को कैसे लिखेंगे, ए और एल जो है एल को हम कैपिटल नहीं बनाएंगे, फिर हम एल को कैसा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से परमाणुओं को उनके संकेतों में या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आज हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन से परमाणुओं के क्या क्या संकेत होते हैं और परमाणु संख्या किसे कहते हैं और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो इसका अध्ययन हम करेंगे।